सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम देखेंगे क्रैश कोर्स के अंदर एडवर्ब एंड इन्वर्जन। ये कंप्लीट हमारा चैप्टर हम देखेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर। बहुत कम समय में बहुत क्विक स्पीड में आप पूरे के पूरे ग्रामर का रिवीजन कर सकते हैं हमारे इस क्रैश कोर्स की मदद से। और अगर आपको करना है वोकैबुलरी का रिवीजन, सो रैपिड रिवीजन वोकैब का हम कराते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में आपको 250 से 300 वर्ड्स का रिवीजन हम करा देते हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर, वो भी 10 से 15 मिनट में। तो आप अगर चाहते हैं कि भैया आपने कहीं से भी कैसे भी पढ़ रखा है और इस टाइम पे आपको जरूरत है पेपर से पहले सारी चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करने की, क्विक रिवीजन की, सो ये चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। तो आपको यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जनरली आपको क्रैश कोर्स की वीडियोज हमारी लाइव देखने को मिलती है चैनल पर, लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस 7 बजे के टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्री नहीं रह पा रहा हूं, जिसके चलते मुझे ये क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए डालना पड़ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए पढ़ाई करना। वो आपको लाइव मिलती है, रिकॉर्डेड मिलती है, डजंट मैटर। आपका मेन टारगेट है कि भैया हमें क्वालिटी कंटेंट मिले, अच्छा मिले और फटाफट से मिले। दूसरा एक रीजन ये भी है कि जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली कई बार स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स चल रहे होते हैं, चीजें चल रही होती हैं। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो यहाँ पे स्पीड की भी नीड है, जरूरत है सारी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियोज आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एडवर्ब एंड इन्वर्जन दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीओडी बैच अगर आपने नहीं लिया है टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर, तो सिर्फ 699 रुपए के फी में अवेलेबल है भाई साहब। 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, हैंड रिटन नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स हैं, लेवल वाइज प्रैक्टिस सीट्स हैं, टाइप वाइज प्रैक्टिस सीट्स हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, हर क्लास का टेस्ट है, हर चैप्टर का टेस्ट है। यानी कि यू विल गेट एवरीथिंग जो एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपको एक सिंगल स्थान पे मिल जाता है। तो सिर्फ 699 रुपए की फी में आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई आप चाहें तो ये पास भी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला ही जो पॉइंट है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सबसे पहले भाई मैं एडवर्ब की ना 2-4 बेसिक बातें आपको बता देता हूं। पहली बात क्या होती है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन बेसिकली क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जिस भी शब्द को हम यूज करते हैं किसी चीज को नाम देने के लिए, वही आपका नाउन कहलाता है। प्रोनाउन होते हैं ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे आते हैं, और एडजेक्टिव होते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब वह शब्द होता है जो सेंटेंस की एक तरीके से कोर है, सेंटेंस का एक तरीके से मेन पार्ट है। और भाई साहब वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द जानकारी देते हैं वही शब्द आपके एडवर्ब कहलाते हैं। वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो एडवर्ब बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, एडवर्ब होते हैं। कई बार आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर कोई शब्द ऐसा है जो पूरे सेंटेंस की जानकारी दे रहा है, या फिर किसी प्रेपोजिशन को एम्फेसाइज कर रहा है, या फिर किसी कंजंक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है, या पूरे के पूरे फ्रेज को एम्फेसाइज कर रहा है, वो सारे शब्द भी अपने आप में क्या कहलाते हैं, सो एडवर्ब कहलाते हैं। तो आप बहुत सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि भाई साहब देखो, जो शब्द जानकारी देते हैं वो दो ही है, एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब, जो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। अगर एक्स्ट्रा जानकारी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में देनी है तो एडजेक्टिव से देते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देनी है तो उसके लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। अब देखिएगा, अब किस चीज की जानकारी हम देंगे। देखो एक्शन है, एक्शन यानी कि कोई काम। अब किसी काम का हम क्या बताएंगे भाई, कोई काम कब हुआ यानी कि एक्शन का टाइम। तो जब भी कोई शब्द सेंटेंस के अंदर टाइम बताए तो टाइम किस चीज का बताएंगे, क्या किसी व्यक्ति का टाइम होता है। मैं कहूं आपका टाइम क्या है, आपका कोई टाइम नहीं है। आपका आने का टाइम, आपका जाने का टाइम, आपका पढ़ने का टाइम, आपका पढ़ाने का टाइम, आपका खाने का टाइम, नहाने का टाइम, जागने का टाइम, सब अपने आप में क्या है, एक्शंस हैं। यानी कि टाइम हमेशा एक्शन का होता है, इसीलिए टाइम को बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। प्लेस, क्या किसी व्यक्ति का प्लेस होता है। मैं कहूं आपका प्लेस क्या है, आपका कोई प्लेस नहीं है। आपका रहने का स्थान हो सकता है, आपका पढ़ने का स्थान, आप कहां पढ़ते हैं, आप कहां जा रहे हैं, जाने का स्थान, कहां से आ रहे हैं, आने का स्थान। यानी कि स्थान को बताने वाली शब्द बेसिकली किसके बारे में बताएंगे, एक्शन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा मैनर यानी कि तरीका, तरीका क्या व्यक्ति का होता है। मैं कहूं मेरा तरीका, ये मेरा तरीका नहीं है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका हो सकता है, ये मेरे गाने का तरीका हो सकता है, मैं बहुत अच्छे से गाता हूं। किसी के नाचने का तरीका हो सकता है, किसी के रोने का तरीका हो सकता है, किसी के हंसने का तरीका हो सकता है। यानी कि रोना, हंसना, नाचना, गाना सब क्या है, एक्शंस हैं। एक्शंस यानी कि वर्ब्स हैं। और वर्ब के बारे में जानकारी देगा तो क्या होगा, एडवर्ब। तो मैनर को बताने वाले शब्द हमेशा क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। इसके अलावा मेरे भाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। कोई चीज कितनी बार होती है,
अब भाई एक बात बताओ, क्या किसी व्यक्ति की आवृत्ति होगी? नहीं। फ्रीक्वेंसी किसकी बताएंगे? व्यक्ति की? भाई व्यक्ति की नहीं, काम की। कोई काम कितनी बार होता है, कोई कितनी बार आया, कोई कितनी बार गया, कोई कितनी बार हंसा, कितनी बार रोया, कितनी बार पढ़ा, कितनी बार उसने कोई काम किया। एक्शन की फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक्शन की। तो ऐसे शब्द जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपका क्या होता है अगला? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री किस चीज की होगी भाई? भाई लिमिट किस चीज की ज्यादा कम होगी? कोई सुंदर है, सुंदर ज्यादा है कि कम है? सुंदर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देंगे तो एडवर्ब। भाई कोई पोलाइट है, विनम्र है, विनम्र ज्यादा है या कम है? एडवर्ब। सिंपल। तो जब भी, अब जैसे मैं इंसान हूं, अब इंसान में ज्यादा या कम नहीं होगा, इंसान की डिग्री नहीं होगी। मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट कम या ज्यादा उसकी डिग्री नहीं होगी। नाउन में क्वांटिटी होती है और एडजेक्टिव्स में डिग्री होती है, और डिग्री को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। और क्वांटिटी को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स। इसीलिए नाउन से पहले डिटर्मिनर्स आते हैं और एडजेक्टिव से पहले डिग्री यानी एडवर्ब्स आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेरे भाई रीजन को बताना है, पर्पज को बताना है। रीजन या पर्पज किसका होगा? किसी काम का। कोई काम आपने क्यों किया? किसी व्यक्ति का रीजन होता है क्या? नहीं। भाई आप रोए क्यों? आप हंसे क्यों? आप चले क्यों? आप दौड़े क्यों? आप रुके क्यों? रुकना, चलना, दौड़ना, हंसना, सब क्या है? एक्शंस है। एक्शंस का रीजन होता है। फोकस एडवर्ब। फोकस का मतलब होता है एम्फेसाइज करना। जिस भी चीज को अगर हमें एम्फेसाइज करना होगा, ऐसे केस में हम बेसिकली एडवर्ब ऑफ फोकस का यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक सा पार्ट था, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स के टाइप्स हमने लिस्ट कर रखे हैं। मैनर हाउ का रिप्लाई देता है, प्लेस वेयर का रिप्लाई मांगता है, व्हेन बेसिकली टाइम है, ठीक है। हाउ ऑफन यानी कि कोई काम कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी। हाउ मच कोई काम की डिग्री क्या है, वाई यानी कि कारण हो गया, और बेसिकली फोकस करने का काम करता है किसी वर्ड या फ्रेज को। नॉर्मली ध्यान रखेंगे इनकी पोजीशंस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनर और फ्रीक्वेंसी इनकी पोजीशन ऐसी है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। सुनिएगा भाई, मैनर की पोजीशन एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग अगर एडजेक्टिव के पहले आया है, देखो नॉर्मली एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव एक क्वालिटी है और क्वालिटी का मैनर नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि वर्ब से बनते हैं। आपने सुना होगा पार्टिसिपल नाम की एक चिड़िया होती है, मतलब एक चीज होती है। सो पार्टिसिपल नाम की जो चीज होती है वो बेसिकली किससे बनती है? वर्ब से। और पार्टिसिपल्स अपने आप में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अब क्योंकि वो एडजेक्टिव वर्ब से बना है, तो वो क्वालिटी को ना बता के उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्शन भी छिपा हुआ है। तो पार्टिसिपल्स के पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिसिपल है यानी कि एडजेक्टिव है, तो उससे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन में पहला पॉइंट आपका ये आता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किसी भी पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। क्लियर कट। दूसरा, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आता है किसी वर्ब के लिए, सामान्यतः अगर वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद आ जाएगा। अगर वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है यानी कि उसका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। अगर ऐसा है कि उसके ऑब्जेक्ट में कोई इतनी लंबी चीज हो, इतनी लंबी चीज है, ऐसे केस में एडवर्ब ऑफ मैनर क्योंकि वर्ब से बहुत दूर ना हो जाए, इसीलिए वर्ब के पहले आ जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए 3 से 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रख लेने हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है? पार्टिसिपल के पहले आता है, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाए तो ऐसे केस में वर्ब से पहले यूज किया जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस सामान्यतः सेंटेंस के लास्ट में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह के बाद आता है एंड पोजीशन में। एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस के भी बाद आता है। मैनर पहले, प्लेस फिर, टाइम फिर। मैनर, प्लेस, टाइम, एमपीटी जिसको बोलते हैं, तीनों ही पीछे आते हैं, लेकिन पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होती है डेफिनिट और दूसरी होती है इंडेफिनिट। डेफिनिट जैसे कि एवरीडे हो गया, डेली हो गया, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 1 टाइम हो गया, ठीक है, एवरी वीक हो गया। ये सब डेफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है। और डेफिनिट फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के अंत में आती है, जहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम आता है ना, उसके हिसाब से आता है। इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, रेयरली हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम्स हो गया, यह सब इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है। और इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रख लेने हैं, सारा रिवीजन करा दूंगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री बेसिकली जिस एडजेक्टिव के लिए आया उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। रीजन और पर्पज वाले कोई विशेष पोजीशन नहीं है, जनरली ये ना पूरे के फ्रेज के रूप में आते हैं और बाद में ही इनको यूज किया जाता है। ठीक है, रीजन पर्पज जनरली एक पूरे क्लॉज के रूप में आते हैं। ठीक है,
आगे, एडवर्ब ऑफ फोकस, जिस शब्द को फोकस करना होगा जनरली उससे पहले आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पीछे लग के भी फोकस कर देते हैं। तो ये थे आपके पूरे के पूरे पोजीशंस वगैरह। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा का पूरा पार्ट। मैंने वर्बली आपको बताया है, बट बिलीव मी दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई साहब देखो स्पीक्स आपकी वर्ब है और इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है। कभी भी किसी एडवर्ब का प्रयोग एक वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करना है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, तो आप कहोगे ये देखो मेरा बच्चा है छोटा सा, ये ये मेरे से लिपट रहा है आके, देखना इसको, पापा पापा कर रहा है, ये देखो, तुम लोग देखो इसको, देखो, ठीक है। जबरदस्ती आके पेन पकड़ लेता है, कभी कभी पैर पकड़ लेता है, पढ़ाने नहीं देता है बच्चा है। पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। ये घर में दो दो बच्चे हैं, कैसे रहेंगे हैं, तो इनको मुझे यहाँ भी लाना पड़ता है पूरे, और फिर ये यहाँ आके मुझे क्लास लेने से रोकते हैं, कहते हैं पा 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 पा, कैसे करता है हैं? ये क्या जीभ दिखा रहा है सबको, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कैसा बच्चा है ये। चलो खेलो चुपचाप बाहर जाके। अरे 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 छोड़ 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 मारूंगा मारूंगा बेटा, मारूंगा। रुक जा, रुक जा। मारूंगा मैं तुझे बहुत, चल जल्दी भाग जा बाहर। पिटाई हो जाएगी, पिटाई। रुक जा, मैं बुला रहा हूँ, बाहर से बुला रहा हूँ, अभी मम्मी को बुलाता हूँ, बहुत पिटाई होगी फिर। चुपचाप बैठ जाओ, फिर कुछ मत कहना। पूरा गाल काट लिया, देखना निशान बना दिया, गंदा बच्चा। राहुल स्पीक्स राहुल स्पीक्स इंग्लिश, तो फ्लुएंटली कहाँ चला जाएगा, वर्ब उसके ऑब्जेक्ट के बाद में, तो आपका फ्लुएंटली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्लुएंटली। आगे देखेंगे भैया, तो सिंपल है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आके कुछ हिला रहा है, इसको ये लग रहा है कि दिख जाऊं मैं बस वीडियो में, कैसे भी है, देख रहे हो छोटे बच्चे को भी कितना शौक हो जाता है वीडियो का। देखो, दे वर मैरिड हैप्पीली। अब देखो मैरिड क्या होता है, आप कहोगे सर पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और मैंने आपको क्या बताया था, एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है ना के बाद में, तो आपको यहाँ पे हैप्पीली लगाना है, ठीक है। तो दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर सी क्विट हर जॉब, उसकी जॉब छोड़ने से पहले वो हैप्पीली मैरिड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिफोर आपका कंजंक्शन है, द इंटरनेट सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, अवेलेबल आपका बेसिकली एडजेक्टिव है, ऑन प्रेपोजिशन मोबाइल उसका ऑब्जेक्ट है, आई रेड आपका वर्ब है, ऑफन आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी होता है, और क्योंकि इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है तो ये वर्ब से पहले आएगा, ध्यान देंगे वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आता है, तो आप कहोगे सर ऑफन, आई ऑफन रेड बुक्स, मैं अक्सर करके किताबें पढ़ा करता था, फॉर प्रेपोजिशन एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में, ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। अगला देखेंगे, ही वॉज कंसल्टेड सेल्डम, अब ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, कंसल्टेड आपका मेन वर्ब है, पार्टिसिपल फॉर्म में आ रखा है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेल्डम का प्रयोग कहाँ होगा, आप कहोगे सर इसके पहले, तो ही वॉज सेल्डम, क्योंकि सेल्डम आपका क्या होता है, यदा कदा, कभी कभार, और इसका ये इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले किया जाएगा। बी वर्ब के तो सामान्यतः बाद में ही होता है, बी की कोई फॉर्म आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड, उसका जो एनर्जेटिक एटीट्यूड है, सोड, उसने बेसिकली क्या दिखाया, दैट ही हैड साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। अब जैसे देखोगे स्लेप्ट आपका क्या है, वर्ब है, साउंडली आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब आपको क्या बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं, खास करके अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो, तो ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ही हैड स्लेप्ट साउंडली, तो ही हैड स्लेप्ट साउंडली, इस तरीके से स्लेप्ट के बाद साउंडली आएगा ना कि पहले। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन के थ्रू बढ़ेंगे, तो अगला आपका पॉइंट है, देखेंगे एक बार। सो डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ राधिका परफॉर्म्ड पुअर
and got eliminated in the semi-final round, which surprised everyone who expected her to win. अब जैसे देखेंगे despite एक preposition होता है, ध्यान रखेंगे इसमें भी क्वेश्चन आता है, despite के साथ अक्सर करके ऑफ लगा देते हैं, है ना. उसके आगे despite क्योंकि preposition है तो वर्ब की ing फॉर्म आएगी. वैसे नॉर्मली आप पाओगे कि जो सी वाला होता है नाउन होता है, जो एस वाला होता है वर्ब होता है, लेकिन आजकल अमेरिकन इंग्लिश में सी वाले को वर्ब के तरीके से यूज किया जाता है, तो इसीलिए अक्सर करके आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी मिल सकते हैं. इस वाले पार्ट में आपको एरर तभी मार्क करना चाहिए जब आपको लगता है बाकी के सेंटेंस में कोई और एरर है ही नहीं और नो एरर का अपने पास ऑप्शन नहीं है, तभी आपको इस वाले पार्ट पे जाना चाहिए, अदरवाइज इसको इग्नोर करना चाहिए. ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज का. सो राधिका वॉज प्रैक्टिसिंग, बाकी मैं यहाँ पे करेक्शन मार्क कर देता हूँ कि एस आपका आना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द एरर जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल अमेरिकन इंग्लिश को एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है. ब्रिटिश इंग्लिश वैसे स्टैंडर्ड इंग्लिश है, बट अमेरिकन इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है आज की डेट में, तो कई बार आप पाओगे कि ये सी को वर्ब के तरीके से यूज कर लिया जाता है. कोई दिक्कत की बात नहीं, सी वाला जो प्रैक्टिस होता है. और प्रपोजिशन है, मंथ्स उसका ऑब्जेक्ट है, राधिका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड आपकी वर्ब है. राधिका परफॉर्म्ड हाउ, और हाउ का रिप्लाई आपको अभी बताया था कि हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. यहाँ पे पुअर एक एडजेक्टिव होता है, इसका एडवर्ब बनाएंगे पुअरली, तो पार्ट ए में ही एरर है. सो राधिका परफॉर्म्ड हाउ, राधिका परफॉर्म्ड पुअरली. ये तो बाई चांस पार्ट ए में है तो दो जगह करेक्शन कर लो या एक जगह. अगर ये पार्ट बी में होता तो बी में एरर मार्क करते, वो वाला एरर बहुत माइनर है, छोटा है और आजकल एक्सेप्टेबल है, ठीक है. एंड कंजंक्शन है, गॉट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एलिमिनेटेड आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, गेट के साथ भी एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, ये पैसिव स्ट्रक्चर को दिखाता है. इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द सेमीफाइनल राउंड, विच यानी कि ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी बात है, ये जो पूरा फैक्ट है, इसने सरप्राइज किया. तो विच का एंटीसीडेंट क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट. तो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके लिए वर्ब आ जाएगी सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हुम, सो एवरीवन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. हु आपका बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपकी वर्ब है, इसका एंटीसीडेंट एवरीवन है, ठीक है. हर आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट है, और क्या एक्सपेक्ट किया था, टू विन, जीतना. आप कहोगे बाकी सब सही था, ए पार्ट में एरर था. सो क्वेश्चन में बस सिंपल सी बात यही है कि भाई साहब अगर आपको जरूरत है एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव लगाएं, अगर आपको जरूरत है एडवर्ब की तो एडवर्ब लगाएं. एडजेक्टिव्स हम कब कब लगाते हैं, अगर नाउन के पहले यूज करना है एडजेक्टिव आएगा, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करना है तो एडजेक्टिव आएगा, लेकिन अगर कोई एक्शन वर्ब है उसके साथ लगाना है तो एडवर्ब आएगा. अगर कोई बेसिकली एडजेक्टिव के पहले लगाना है तो एडवर्ब आएगा. तो एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले, एक्शन वर्ब्स के साथ. अगर लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा, और अगर नाउन या नाउन के पहले यूज करना है या नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज करना है तो भी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे. सो एडजेक्टिव की पोजीशंस मैंने आपको पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पढ़ाई थी ना, तो वहीं से. तो ये सिंपल सी बात होती है. एक बार इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में हुए हैं. ही स्पीक्स इंग्लिश हाउ, हाउ. स्पीक आपकी कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है. एक्शन वर्ब के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए. गुड आपका एडजेक्टिव होता है और वेल आपका एडवर्ब होता है. अब आप देखोगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वेल. अब देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, अब कायदे से एकदम गधा क्वेश्चन पूछा गधे लोगों ने, ठीक है. अब क्या क्वेश्चन पूछा है कायदे से, तो यहां पे देखा जाए ना, ही स्पीक्स इंग्लिश नाइसली, सही है, एडवर्ब मैनर है. ही स्पीक्स इंग्लिश हाउ, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. ही स्पीक्स इंग्लिश हाउ, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. देखा जाए सो नाइसली, फ्लुएंटली एंड वेल, ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो व्हाई चूज वेल एंड नॉट फ्लुएंटली और नाइसली, क्यों हम इसको चूज करें और उन दोनों को चूज ना करें. रीजन इज क्वाइट क्लियर, रीजन बहुत साफ है मेरे भाई. पिछले कुछ समय में जो एग्जाम का ट्रेंड हमने देखा है, जो ट्रेंड एनालाइज करा है, जब भी कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसका सिंपल लॉजिक ये है कि भैया आपने देखा ये गुड है, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. ट्रीट इट लाइक एन एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, इसको एक एरर डिटेक्शन क्वेश्चन के तरीके से ट्रीट करो. तो आप इस गुड की जगह पे क्या लगाने वाले थे, ईमानदारी से कसम खा के बताओ कि क्या लगाने वाले थे. एग्जामिनर आपसे कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं. तो आप में से 90% लोगों का यही रिप्लाई आएगा कि सर गुड एडजेक्टिव है, इसकी जगह पे एडवर्ब की जरूरत है, तो गुड के लिए एडवर्ब वेल होता है, वही लगाएंगे. दैट मीन्स कि हमें यहां पे वेल चूज करना है. आई एम नॉट सेइंग कि फ्लुएंटली गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि नाइसली गलत है. यस, आई एम सेइंग कि वेरी गुड गलत है, बट फ्लुएंसली एंड नाइसली बोथ आर एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर तीनों में से एक चूज करना होगा तो वेल, बिकॉज वी नीड टू प्रिजर्व द ओरिजिनल मीनिंग. हमें जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको प्रिजर्व करना है, और इसके लिए सिंपल तरीका वही है मीनिंग प्रिजर्व करने का कि अगर इस क्वेश्चन को आप गलत देखते तो सही करने के लिए इनमें से आप नहीं लगाते फ्लुएंटली. मेरे को पता है आप गुड की जगह पे वेल लगाते, आप नहीं नाइसली पे जाते. यहीं पे नाइस दिया होता तो मैं नाइसली को आंसर मार लेता.
आगे अगला आपका क्या है, चरणदास ट्रुथ कन्फेस्ड। अब देखो कन्फेस्ड आपका वर्ब है, कन्फेस्ड वर्ब है तो वर्ब के लिए क्या आएगा, ट्रुथ कन्फेस्ड, नॉट पॉसिबल। अब आप कहोगे देखो वैसे तो कन्फेस्ड वर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, कैसे कन्फेस किया, तो सामान्यतः बाद में आना चाहिए। किसको कन्फेस किया, एवरी क्राइम, कौन सा क्राइम, ही कमिटेड, जो उसने कमिट किया था। अब आप पाओगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फ्रेज हो गया है, इसीलिए इसको पीछे कर देंगे ना। अच्छा एक तो बड़ा फ्रेज से तो याद रख करवा देते हैं, लेकिन इसका ना एग्जैक्ट जो लॉजिक होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज या बड़ा फ्रेज आ जाता है तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को उस वर्ब से पहले ले जाते हैं, व्हाई दिस हैपेंस। मैं एक बार लॉजिकली समझाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जनरली हम क्या कहते हैं कि कन्फेस्ड के बाद आना चाहिए, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होती तो बाद में आता, लेकिन ये जो कन्फेस्ड होता है ना, कन्फेस्ड टू समथिंग ना, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और इसको हमें ब्रेक नहीं करना है, यानी कि हमें यहां भी नहीं लगाना चाहिए और यहां भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको तो ब्रेक करना नहीं है। ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में तो वैसे ही नहीं आता है, अभी नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो ये एंटीसीडेंट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब रिलेटिव क्लॉज है। और अगर रिलेटिव क्लॉज है तो रिलेटिव क्लॉज के एंटीसीडेंट के बीच में एक अलग से बीच में एडवर्ब नहीं डालना है हमें, रिलेटिव क्लॉज और उसके एंटीसीडेंट के बीच में अलग से एडवर्ब नहीं डालना है। अगर मैं यहां लगाऊंगा सर बाद में कमिटेड के, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि जो आगे एडवर्ब आना है वो कन्फेस्ड वर्ब के लिए आना है या फिर कमिटेड वर्ब के लिए आना है। इसीलिए जनरली हमें जैसे ही देखा कि दूसरी वर्ब आ गई है तो अब मेरे लिए जो एकमात्र पोजीशन बचती है वो यही है, तो यहां पे लगाना पॉसिबल है। तो जनरली वी अवॉइड यूजिंग an adverb of manner before the verb, but when the object becomes a big phrase or a clause, in that case we have to use the adverb of manner before the verb itself। ठीक है, वर्ब से पहले लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई ट्रुथ तो आपका क्या होता है, नाउन होता है। ट्रुथफुल आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ट्रुथफुली आपका बेसिकली क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है, तो ये एडजेक्टिव नहीं आएगा, ट्रुथफुली एडवर्ब ही आ जाएगा। ट्रू बेसिकली आपका एडजेक्टिव होता है और ट्रू का एडवर्ब फॉर्म होता है ट्रूली। और आप कहोगे सर ट्रूली क्यों नहीं आया, देखो ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, ट्रुथ, ट्रुथ नाउन है, हमें एडवर्ब चाहिए, तो इसका एडवर्ब चाहिए हमें, ट्रू वाले का एडवर्ब नहीं चाहिए। देखो आगे, सी मेड अ क्विक सी मेड अ क्विकली डिसीजन, सी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, सी मेड व्हाट, सी मेड अ डिसीजन, उसने एक डिसीजन लिया। डिसीजन कैसा था, डिसीजन नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है, इसीलिए क्विक डिसीजन कहेंगे ना कि क्विकली डिसीजन। ठीक है, सो क्विक डिसीजन कहेंगे। आगे, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्पोक आपकी वर्ब है। ही स्पोक डैश, कैसे बोला, तो स्पोक आपकी क्या है, आपका ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब है इसका मतलब है क्या आएगा, फ्लुएंट एडजेक्टिव है, फ्लुएंटेड कुछ नहीं है, फ्लुएंसी नाउन है बेटा, नो 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 प्लीज, ठीक है, नो, ठीक है, पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो फ्लुएंटली आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटा पिटाई हो जाएगी, पापा कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब, अच्छा पापा, पापा की बात नहीं मानते हैं, मानते हैं ना, पापा ने क्या बताया था आपको, क्या क्या सिखाया था आपको, पापा की सारी बात मानते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो, पढ़ाने पढ़ाने दो ना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ आप, प्लीज, ठीक है, यहीं बैठ जाओ आप। आगे देखो, सी स्पोक कंसाइज, सी स्पोक हाउ, कंसाइज तो एडजेक्टिव होता है, सो सी स्पोक कंसाइसली, तो क्या आ जाएगा, एडवर्ब की जरूरत है, कंसाइसली, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला बी पार्ट में। ठीक है, सीजीएल का देखो रिसेंट एग्जाम्स के सारे के सारे। ठीक है, देखो अगला, आगे बढ़ेंगे। अगला आपका कॉन्सेप्ट है डेस्पाइट बीइंग न्यू टू द स्कूल, डेस्पाइट प्रीपोजिशन है, उसके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है बीइंग, बीइंग के आगे कॉम्प्लीमेंट होता है न्यू, न्यू एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द स्कूल। ठीक है, और स्कूल, रोहन आपका बेसिकली सब्जेक्ट है, क्विकली आपका बेसिकली एडवर्ब है, और बिकेम आपका बेसिकली वर्ब है। रोहन बिकेम, रोहन क्विकली बिकेम, जल्दी से बन गया, क्या बन गया, पॉपुलर बन गया, पॉपुलर आपका एडजेक्टिव है क्योंकि बिकेम आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, बिकम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अमंग प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हिज क्लासमेट्स। ठीक है, बिकॉज आपका कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, बिहेव्ड, ही बिहेव्ड हाउ, सो जैसे ही आप देखते हैं कि ही बिहेव्ड हाउ, कैसे बिहेव किया उसने, हाउ, हाउ का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अब आपको एक जो बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा प्लीज, ठीक है, एक सिंपल पॉइंट आपको जो हमेशा ध्यान रखना है वो ये होता है कि नाउन प्लस एल वाई बिकम्स एडजेक्टिव, ठीक है, एंड
नो नहीं लिख पाओगे आप। एडजेक्टिव प्लस एल वाई बिकम्स एडवर्ब। तो अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो आपका एडवर्ब बन जाता है, अगर हम नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो बेसिकली आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, कह रही मैं भी लिखूंगी और गई गुस्सा हो के, अब मैंने नहीं लिखने दिया था बाहर, अब जाके ऐसे यूं खड़ी हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं भाई। तो जैसे आप देखेंगे, अब आपको पता है कि ये जो शब्द है फ्रेंड, ये जो शब्द है फ्रेंड, ये तो नाउन होता है। अभी लिखवाएंगे, पहले क्लास ले लें उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। पहले थोड़ी देर पढ़ाने दो, आप वहां बैठ जाओ। फ्रेंड प्लस एल वाई बराबर क्या बनेगा, आप कहोगे सर एडजेक्टिव। लो जल्दी लिखो। तो फ्रेंड प्लस एल वाई क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब हमें जरूरत थी एडवर्ब की बिहेव के बाद में, ठीक है। और हमने ले क्या लिया, एडजेक्टिव। तो क्या एडजेक्टिव सही होगा, आप कहोगे नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, आप कहोगे सर एडवर्ब की जरूरत है। अब देखो एडवर्ब कैसे बनता है, या तो हमारे पास में एडजेक्टिव और उसमें एल वाई लगा दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा एडवर्ब बनाने का तरीका पता है क्या होता है, कि एडवर्ब ऑफ मैनर अगर हमें बनाना है तो इन प्रेपोजिशन लगाएं, उसके बाद में इन अ मैनर हमें लिखना है, आर्टिकल ये लगाना है, मैनर लिखना है, वे लिखना है। और जैसा मैनर है वैसा एडजेक्टिव लगा दो, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ सिस्टरली मैनर, इन अ सिस्टरली वे, इन अ मदरली वे, इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्या कहोगे, सो ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, फ्रेंडली वे, वे भी लिख सकते हैं, मैनर भी लिख सकते हैं। एंड रेडी टू सपोर्ट एड, और पिटाई होगी तो रुक जाओ, आपके लिए दूसरा मंगवाते हैं, उसको लगाना आप। ठीक है, माइक ऐसा ही। बेटा दूर हट जाओ वहां से, वहां पे लाइट है पूरे में। अब मैं आप बाहर जाओ, मम्मी के पास जाओ आप, मैं दूसरा मंगवाता हूँ नया। एक सेकंड रुकना भाई, मैं ढूंढता हूँ आपके लिए एक। ये लो आप, ये लगा के जाओ सबके पास, और सबको बताओ कि अब आप टीचर बन गए हो। हैं, रुको लगाने दो, लग गया है। अब जाओ सबके पास, बताओ आप सबको कि टीचर बन गए हो आप। ये भी ले जाओ, लो पकड़ लो, इनको भी दिखा के जाओ, इन लोगों को भी कि देखो हम टीचर बन गए। जाओ, जाओ अब मत आना वापस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली वे। देखो आगे, तो यही होता है बेसिकली, जब भी हमें, देखो ये जो शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, कावर्डली हो गया, माइजरली हो गया, निगर्डली हो गया, स्लोवनली हो गया, अगली हो गया, ठीक है, मैनली हो गया, वुमनली हो गया, फ्रेंडली हो गया, फादरली, ब्रदरली, किंगली, क्वीनली, गॉडली, होमली, कॉस्टली, ठीक है, डेडली, एल्डरली, लोनली, लाइवली, अर्थली, हेवनली, टाइमली, ठीक है। ये सब अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको एडवर्ब के तरीके से यूज करना है तो आपको वही वाला स्ट्रक्चर लगाना है ये। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं, जैसे मैनली के लिए क्या है, इन अ मैनली मैनर, लेकिन हम कह सकते हैं लाइक अ मैन। फ्रेंडली के लिए इन अ फ्रेंडली मैनर, बट हम कह सकते हैं लाइक अ फ्रेंड। वुमनली के लिए इन अ वुमनली मैनर, बट हम कह सकते हैं लाइक अ वुमन। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीका होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, देख लेंगे एक बार। सोल्जर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस आर ट्रेंड नेवर टू फाइट कावर्डली। टू फाइट हाउ, टू फाइट हाउ, हाउ का रिप्लाई आप जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसीलिए टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर, इस तरीके से लिखना होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक अ कावर्ड। द रिसर्च फेलो, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, डिफेंडेड आपका वर्ब है, डिफेंडेड व्हाट, हिज थीसिस। डिफेंडेड हिज थीसिस हाउ, कैसे डिफेंड किया, तो हाउ का रिप्लाई बेसिकली क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्कॉलर नाउन होता है तो स्कॉलरली क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो आप कहोगे सर इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, ठीक है, एंड ऑब्टेन्ड द डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई।
So after walking for nearly an hour in the market, we finally found the old bookshop rightly next to the railway station. तो आफ्टर प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वॉकिंग, फॉर प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है नियरली एन आर। तो देखो नियरली ना इस एन आर को एम्फेसाइज कर रहा है। एन आर अपने आप में नाउन फ्रेज है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए नियरली एक एडवर्ब है, ध्यान रखेंगे। इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मार्केट, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फाइनली आपका एडवर्ब है, फाउंड आपकी वर्ब है। फाउंड व्हाट? द ओल्ड बुक शॉप, पुरानी बुक शॉप। कहाँ मिली? जैसे ही देखोगे ना, नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में। और इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने लगा दिया राइटली। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब राइटली कुछ नहीं होता है, हमें राइट नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन। राइटली आपका एडवर्ब नहीं होता है, वो दिखता है ऐसा। एग्जैक्टली वेयर, एग्जैक्टली उस जगह पे द गाइड हैड टोल्ड अस इट वुड बी, जहाँ पे गाइड ने हमें बताया था कि होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर राइटली कुछ नहीं होता, और इसमें राइटली पे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। जिस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आया वो है फास्ट। ध्यान देंगे भाई, फास्ट आपका एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फास्टली जैसा कुछ नहीं होता है। हालांकि देखो हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, बट इसके साथ साथ हार्डली भी एग्जिस्ट करता है, उसका मीनिंग अलग होता है। हार्ड आपका पॉजिटिव मीनिंग देता है एडवर्ब के रूप में, मेहनत से, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है और ये नेगेटिव मीनिंग देता है हार्डली। लेट भी सेम ऐसा ही है, लेट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। हालांकि लेटली भी एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है हाल फिलहाल में। ठीक है, तो लेटली एडवर्ब तो है लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली। और जो लेट वाला है वही एडजेक्टिव है, वही एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बेसिकली देरी से। ऐसे देखेंगे अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, हाई का मतलब ऊंचा, हाई। हाई में हाईली भी होता है लेकिन हाईली का मतलब होता है वेरी। लो और लोली भी होते हैं। राइट, राइटली वैसे चलता है लेकिन जनरली राइटली को अवॉइड करना चाहिए। रॉन्ग, रॉन्गली भी हो गया। स्ट्रेट, स्ट्रेटली। ध्यान देना, स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द नहीं होता आपके एग्जाम में। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि स्ट्रेटली आपका नहीं आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, और उसके बाद में ये वाला। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गली कुछ नहीं होता है। ठीक है, शॉर्टली, तो शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी से, सून, सून। ठीक है, इसके अलावा फेयर का फेयरली होता है लेकिन फेयरली होता है इन अ फेयर वे। और डीप का डीपली भी होता है लेकिन वो अलग मीनिंग में होता है। तो जो जो नहीं होते हैं वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिए, इनका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। जैसे सी स्पोक सो फास्टली, सी स्पोक हाउ, कैसे बोल रही थी? तो आप कहोगे सर क्योंकि फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब, आता फास्ट है तो फास्ट आपका आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। अब जैसे देखोगे ना, सीजीएल प्री का है, ये सीएचएसएल का है, तो स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्विकली एंड स्ट्रेट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में। देखो अगला, द एग्जामिनेशन हॉल वॉज वेरी नॉइजी फॉर मी टू कंसंट्रेट प्रॉपरली ऑन द टेस्ट। अब जैसे देखोगे द एग्जामिनेशन हॉल, सब्जेक्ट वॉज आपकी वर्ब है, कैसा था? नॉइजी था। अब देखो ये जो वेरी होता है ना, ये जनरली हम लगाते हैं न्यूट्रल सेंस में। कोई चीज बहुत है लेकिन वो इतनी भी नहीं है कि किसी दूसरे काम को करने के लिए हमें बेसिकली वो इनकेपेबल बना दे। हमारी वो कैपेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी को ना रिलेट करके वो जस्ट ये बताता है कि कोई चीज कम है या ज्यादा है। समझना, जब हम इनफ का यूज करते हैं तो वो हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि हम इस चीज के लिए इतने काबिल हैं कि ये अगला काम कर लेंगे। जब हम टू का यूज करते हैं तो वो हमारी इनकैपेबिलिटी को दिखाता है कि ये क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि ये इनकैपेबल बना दे रही है। ही इज टू वीक, इतना कमजोर है कि आगे कोई काम दिया होगा वो नहीं कर सकता है। अगर मैं कहूं ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो इतना इंटेलिजेंट है कि जो आगे काम दिया होगा उसको कर सकता है। तो अगर टू आता है तो आगे ऐसा दिया होगा कि इसको नहीं कर सकता, यानी कि हमारे इनकेपेबल होने को दिखा रहा है। इनफ आता है तो आगे कुछ ऐसा दिया होगा कि इसको कर सकता है, यानी कि हमारे कैपेबल होने को दिखाता है। गॉट माई पॉइंट? तो यहां पे आप देखेंगे वेरी क्या होता है, ना तो इनकेपेबल होने को दिखाता है ना कैपेबल होने को। इसीलिए सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि वेरी के आगे इन्फिनेटिव नहीं आता है। अगर वेरी के आगे इन्फिनेटिव नहीं आता है तो वेरी तो नहीं आएगा। अब हमें देखना है कि इनफ आना चाहिए या टू आना चाहिए। ठीक है, सो द एग्जामिनेशन हॉल वॉज टू नॉइजी फॉर मी टू कंसंट्रेट। इसका मतलब है नॉइजी था, और इतना नॉइजी था कि मैं बेसिकली कंसंट्रेट नहीं कर सकता हूं। कंसंट्रेट नहीं कर सकता हूं तो क्या होगा? तो आप आसानी से कहोगे कि सर एग्जामिनेशन हॉल वॉज टू नॉइजी, इनकैपेबल बना रहा है हमें, तो टू का यूज करेंगे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाई अगला। अरे बस बाबू, बस बस बस, छोड़ दो। जाओ जाओ बेटा, जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ बाहर। देखो
अगला, तो ये एक बार देख लेंगे। टू बेसिकली क्या दिखाता है, किसी चीज की एक्सेस को दिखाता है, और ये किसी चीज का इतना ज्यादा दिखाता है कि बेसिकली ये किसी को क्या बना देता है, इनकेपेबल होने को दिखाता है। ठीक है, तो जैसे टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस V1। ठीक है, अच्छा, दूसरा वेरी होता है। वेरी भी हाईली का सेंस देता है, ज्यादा का सेंस देता है, लेकिन ये न्यूट्रल या पॉजिटिव सेंस की तरफ जाता है। जस्ट डिस्क्राइब्स अ डिग्री। वेरी के साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, आगे इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा आपका इनफ होता है, ये सफिशिएंट को दिखाता है कि कोई चीज काफी है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस देता है, जस्ट राइट और एबिलिटी, एबिलिटी को दिखाएगा। ये आपकी बैड रिजल्ट को दिखाएगा या नेगेटिव का सेंस देगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ आता है। बाकी ध्यान रखेंगे, इनफ का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, और आगे टू प्लस V1 आता है या फिर इनफ प्लस नाउन आता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार क्वेश्चन आपके सामने है। द डायरेक्टर ऑब्जेक्ट, द डायरेक्टर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टेड आपकी वर्ब है, किसको ऑब्जेक्ट करता है, टू द सीन, उस सीन को ऑब्जेक्ट करता है। डीमिंग इट डैश ग्रेटिटस फॉर अ फैमिली ऑडियंस, इसको बेसिकली कैसा मान लेता है, बेसिकली कहता है कि कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की है, नेगेटिव सेंस है, कुछ ज्यादा ही इसको ग्रेटिटस मान लेता है। इसका मतलब है कि टू का यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन हो रहा है ना, किसी चीज को नेगेटिव हम मान के चल रहे हैं, तो टू। आगे, सी वॉज डैश एम्बेरेस्ड टू स्पीक, इतनी एम्बेरेस्ड थी कि स्पीक नहीं कर पाई। इनकेपेबल होने को दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टू का यूज कर लेंगे। देखो सिलेक्शन पूछिए, सारे 2025 के एग्जाम्स के। अगला क्वेश्चन, वी फाइंड हिम डैश इंटेलिजेंट, तो वी फाइंड हिम ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट, मच इंटेलिजेंट। आप कहोगे सर वेरी इंटेलिजेंट, सिंपल सी बात है। टू तो नेगेटिव वाले सेंस में आता है, ऑलमोस्ट का तो कोई सेंस ही नहीं यहाँ पर, ना मच का सेंस है। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, हर पेरेंट्स से दैट शी इज टू इंटेलिजेंट, तो क्या मैं ये कहूँ कि कुछ सिंपल क्वेश्चंस को आंसर कर देती है, तो इसीलिए टू इंटेलिजेंट है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट का सेंस ही नहीं। टू इंटेलिजेंट का मतलब हो जाएगा कि इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि कुछ इनकेपेबिलिटी इसके अंदर आ जा रही है इंटेलिजेंट होने की वजह से। जब भी हम टू लगाते हैं किसी क्वालिटी के आगे, तो इसका मतलब होता है कि उस क्वालिटी के ज्यादा होने से कोई बंदा इनकैपेबल हो जा रहा है। ठीक है, देखो आगे। आफ्टर अटेंडिंग द लॉन्ग कोचिंग क्लास एंड डिस्कसिंग द डाउट्स विथ हिज टीचर, रोहन वेंट टू होम फीलिंग टायर्ड बट सेटिस्फाइड। अब देखो ध्यान देंगे, आफ्टर प्रपोजिशन अटेंडिंग आपका बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसके बाद में क्या अटेंड किया, द लॉन्ग कोचिंग क्लास एंड डिस्कसिंग, क्योंकि यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म थी ना, तो इसीलिए डिस्कसिंग व्हाट द डाउट्स, किसके साथ डिस्कस किए, विथ हिज टीचर, उसके टीचर के साथ। रोहन सब्जेक्ट है, वेंट आपकी वर्ब है, कहाँ गया, टू होम। अब ये जो होम शब्द होता है ना मेरे भाई, ये अपने आप में एडवर्ब है। रोहन वेंट वेयर, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। तो अगर होम अपने आप में एडवर्ब है तो क्या प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं। सामान्यतः हम प्रपोजिशन तब लगाते हैं जब हमें जरूरत एडवर्ब की हो और वहां पे कोई नाउन आ रखा हो। जैसे रोहन वेंट दिल्ली, गलत हो जाएगा, क्यों, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, नाम है मतलब नाउन है। होम प्लेस का नाम नहीं है, होम अपने आप में एक प्लेस है। होम प्लेस का नाम नहीं है, होम अपने आप में एक प्लेस है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, अमेरिका एक देश का नाम है, नाम है यानी कि नाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ना विदेश यानी कि अब्रॉड, अब्रॉड एक प्लेस है, प्लेस का नाम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं संडे, संडे एक दिन का नाम है यानी कि नाउन है, इसीलिए हम कहते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे। लेकिन अगर मैं कहता हूं ना लास्ट संडे, तो ये एक टाइम है, और टाइम है तो एडवर्ब है, नाउन नहीं। और नाउन नहीं है तो इसके आगे हम कभी ये नहीं कहते ऑन लास्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ये गलत हो जाते हैं भाई। क्योंकि लास्ट संडे एक टाइम है, लेकिन संडे अकेला एक नाम है, और नाम है यानी कि नाउन है। गॉट माई पॉइंट। तो ये बहुत सिंपल सिंपल है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी होम के साथ एट का यूज हो जाता है, क्योंकि एट होम अपने आप में एक फ्रेज होता है। ठीक है, सो ही इज गोइंग टू अब्रॉड, भैया अब्रॉड अभी बताया था क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर अब्रॉड अपने आप में एडवर्ब होता है, इसका मतलब इसके साथ टू का यूज नहीं होगा। सो ही इज गोइंग अब्रॉड, ही इज गोइंग टू द अब्रॉड गलत हो जाएगा, टू अब्रॉड गलत हो जाएगा, फॉर अब्रॉड गलत हो जाएगा। एक शब्द होता है फॉरेन, और फॉरेन आपका एडजेक्टिव होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिकली ये क्या बोलते हैं, जैसे फॉरेन गुड्स हो गई, वस्तुएं नाउन है, फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी वस्तुएं, फॉरेन पीपल हो गए, विदेशी लोग। लेकिन अब्रॉड एक प्लेस है, विदेश। देखो, ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को डिवोट कर दिया, किसको, टू द कॉज डैश बॉडी एंड सोल। अब आपको पता होना चाहिए कि बॉडी एंड सोल अपने आप में एक एडवर्बियल होता है, और अगर ये एडवर्बियल अपने आप में, तो इसके केस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। एंड बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एग्जाम में आया था CGL 2025 में, और बदतमीजों ने ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था, और मजबूरी में फिर ये आंसर लगाना पड़ेगा। कायदे से ये नहीं आता है। बॉडी एंड सोल अपने आप में एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है तो इसके साथ किसी प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। एग्जाम में इसको लगा के एरर देते हैं,
लेकिन भाई ने इसको लगवा ही लिया जबरदस्ती हम लोगों से। आपको नहीं लगाना आगे से। ऐसे क्वेश्चंस बेनिफिट टू ऑल हुए होंगे, लेकिन आजकल क्योंकि आंसर की पब्लिक डोमेन में मिल नहीं पाते हैं ज़्यादा, तो फिर पता भी नहीं चलता है कि बेनिफिट टू ऑल हुए या नहीं हुए। तो नो प्रपोजिशन इसमें करेक्ट आंसर होगा। बॉडी एंड सोल के साथ विथ नहीं आता है। इसके अलावा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लिखते हैं, लाइक नहीं लिखते हैं उसमें। इसके अलावा हर्ट एंड सोल के साथ विथ नहीं आता है। बैग एंड बैगेज के साथ विथ नहीं आता है। ये ध्यान रखने होते हैं, बिकॉज ये जो फ्रेजेस है पहले से एडवर्ब होते हैं। अगर एडवर्ब होते हैं तो इनके साथ प्रपोजिशन की नीड नहीं होती है। द कैफे वॉज टू मच नॉइजी ड्यूरिंग पीक आवर्स। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका टू मच और एक होता है मच टू। ठीक है, व्हेन वी से टू मच एंड द अदर वर्ड इज मच टू। ठीक है, तो ध्यान देंगे। मच आपका क्या है, डिटर्मिनर। इसको डिटर्मिनर को एम्फेसाइज करने के लिए क्या आ रहा है, टू। तो क्योंकि ये डिटर्मिनर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर नाउन। टू आपका क्या होता है, एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। और मच क्या कर रहा है, इसको एम्फेसाइज कर रहा है। तो द कैफे वॉज, अब नॉइजी क्या है, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो मच टू नहीं, मतलब टू मच नहीं, मच टू का प्रयोग करेंगे सर। ड्यूरिंग पीक आवर्स टू बी अ प्रोडक्टिव प्लेस फॉर स्टडिंग और वर्किंग। नेक्स्ट देखो अगला। सो टू मच के साथ नाउन आता है, मच टू के साथ एडजेक्टिव आता है। ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर। भाई क्लियर क्या है, एडजेक्टिव। 2021 का क्वेश्चन है, तो टू मच का नहीं किसका यूज होना चाहिए, मच टू का। मच टू क्लियर। ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। सत्येंद्र को देना ये फोन, अभिषेक का फोन आ रहा है, इस पर बताना। देखो आगे अगला आपका, हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल। अब पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो टू मच का यूज नहीं करेंगे, किसका होगा, मच टू का। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है आगे। देयर इज एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन है, नाउन है, इसका मतलब है कि मच टू का नहीं किसका यूज होगा, टू मच का। ठीक है, ठीक है, देखो आगे। तो कुछ आपके ये कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स और होते हैं, इनको और देख लेते हैं भाई। देखो एक तो हार्ड, हार्डली होते हैं। हार्ड और हार्डली में क्या देखना है, हार्ड एडजेक्टिव है, हार्ड एडवर्ब भी है। हार्ड जब एडजेक्टिव होता है तो डिफिकल्ट सॉलिड का सेंस देता है। बट हार्ड, हार्ड जब एडवर्ब होता है तो ये एफर्ट का सेंस देता है, इंटेंसली का सेंस देता है, सामान्यतः पॉजिटिव इन मीनिंग होता है। लेकिन हार्डली आपका नेगेटिव इन मीनिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा हाई और हाईली होते हैं। देखो हाई एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। हाई जब एडजेक्टिव होता है तो टॉल या फिर एट अ ग्रेट हाइट, एक्सपेंसिव या स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करता है। हाई जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू अ ग्रेट हाइट, यानी कि हाइट के सेंस में आता है। लेकिन ये जो हाईली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बेसिकली ग्रेटली, वेरी मच। ठीक है, हाईली, हाईली का मतलब वेरी के सेंस में भी अक्सर करके आता है। ठीक है, ऐसे लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के मतलब होता है देरी से। लेकिन लेटली जब एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है हाल फिलहाल में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी थी रिसेंटली, है ना। आगे एक होता है सम टाइम। सम टाइम जब सिंगल वर्ड है तो ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कभी। लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट वीक, अगले वीक कभी मिलते हैं। लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ मिलते हैं। आई सॉ हिम सम टाइम लास्ट ईयर, पिछले साल कभी देखा था। तो ये वाला सेंस। और एक ये जो सम टाइम होता है ना, एडजेक्टिव होता है, ये हालांकि बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर्मर, सम टाइम प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट। सम टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सम और टाइम जब अलग अलग लिखे जाते हैं तो ये पूरा फ्रेज है, इसमें टाइम नाउन है और सम आपका डिटर्मिनर है। इसका मतलब होता है कुछ समय, अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा होता है समटाइम्स। समटाइम्स अपने आप में एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे भाई एनी टाइम और एनी टाइम। ये एनी टाइम अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। और ये एनी टाइम बेसिकली क्या है, टाइम नाउन और एनी डिटर्मिनर है। ठीक है, सो एनी टाइम मतलब वेयर एवर, नो मैटर व्हेन, इसका मतलब व्हेन एवर और व्हेन एवर, सेंस लगभग सेम है। बस फर्क क्या है, सिंगल शब्द है तो एडवर्ब है, अलग अलग लिख दिया तो ये नाउन फ्रेज है। जब अलग अलग लिखेंगे तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ये वाला टाइम क्योंकि एट आ रखा है, नाउन चाहिए। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कोई प्रपोजिशन नहीं, तो ये वाला एनी टाइम। देखो आगे, ये वाला एवरीडे और ये वाला एवरीडे जब अलग अलग लिखते हैं तो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है प्रतिदिन। और जब साथ लिखते हैं तो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है ऑर्डिनरी या डेली यूज। आगे रेदर और फेयरली की अगर अपन बात करते हैं तो रेदर बेसिकली एडवर्ब होता है, फेयरली भी एडवर्ब होता है। दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। रेदर नेगेटिव सेंस कैरी करता है, अनएक्सपेक्टेड का सेंस लेके चलता है, जब चीजें एक्सपेक्टेड ना हो। फेयरली आपका एक्सपेक्टेड का सेंस लेके चलता है। सो टू सम एक्सटेंट, क्वाइट, प्रेफरेबली, और मॉडरेटली और क्वाइट। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ध्यान रखेंगे। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड, अगर कोई चीज एक्सपेक्टेड है तो फेयरली, और अगर कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है तो रेदर।
स्पेशल एडजेक्टिव होता है विशेष, स्पेशली मतलब विशेष प्रकार से, और स्पेशली ई वाला जो होता है ये पर्टिकुलरली का सेंस देता है अबव ऑल। सम और समवॉट, सम डिटर्मिनर होता है और समवॉट बेसिकली आपका एडवर्ब होता है। समवॉट मतलब कुछ, सम का मतलब भी कुछ। स्टिल और येट, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। स्टिल कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, येट नेगेटिव कंप्लीशन को दिखाता है। स्टिल का प्रयोग या तो कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है या इंडेफिनिट टेंस में होता है। येट का प्रयोग या तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता है या फिर येट का प्रयोग होता है इन्फिनिटिव के पहले। जहां पे इज, एम, आर, हैज, हैव के बाद में एक इन्फिनिटिव आएगा तो उससे जस्ट पहले आई एम येट टू गो देयर, आई हैव येट टू डू इट। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इन चीजों को दिखाते हैं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस। ही वर्कड वेरी हार्डली, ही वर्कड हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हार्डली एडवर्ब ऑफ निगेशन है, वर्ब के पहले आता है। हार्ड एडवर्ब ऑफ बेसिकली क्या है, आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के बाद आता है। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्ड सिंस वेरी सिंसियरली हो सकता था, लेकिन जो मैंने अभी लॉजिक आपको बताया था कि 2025 के सारे एग्जाम में ये चीज रखी गई है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसको सही करने के लिए आप क्या लगाते हैं, सिंसियरली नहीं, हार्ड लगाते। तो हार्ड को ही लेके चलना है आपको आगे। परेश ईट्स हार्डली ओनली फूड, देखो हार्डली जब भी आएगा ना तो इसके साथ एनी का यूज करेंगे, ना कि ओनली का। ना तो मैनी आता है, ना आपका बेसिकली नो आता है, ना आपका अलॉट आता है, सिर्फ क्या आएगा, एनी। तो हार्डली एनी फूड पहला ही ऑप्शन है ये, 2025 के क्वेश्चन से। द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई, भाई अगर बॉल को किक करेंगे तो हाइट का सेंस है, वेंट वेरी का तो सेंस होगा नहीं, तो वेंट हाई इन द स्काई, क्योंकि ऊंचाई का सेंस है, वेरी का नहीं। आगे, ही ऑलवेज एम्ड, ही ऑलवेज एम्ड, कैसा एम करते हैं हम, वेरी और ऊंचा एम करते हैं। आप कहोगे सर ऊंचा एम करते हैं, तो ही ऑलवेज एम्ड हाई इन लाइफ। आगे, आर यू येट अफ्रेड, क्या यहाँ पे आगे इन्फिनिटिव है, नहीं है। क्या ये परफेक्ट टेंस है, नहीं है, तो इसका मतलब येट नहीं, स्टिल। कॉन्टिन्यूस टेंस हो या इंडेफिनिट टेंस हो, स्टिल का प्रयोग करते हैं। येट का प्रयोग होता है या तो जब इन्फिनिटिव आ रखा हो या परफेक्ट टेंस हो। वी येट हैव टाइम फॉर कैचिंग द फ्लाइट, वी येट हैव, ये तो इन्फिनिट इंडेफिनिट टेंस है। हैव प्लस नाउन है, हैव प्लस नाउन क्या होता है, इंडेफिनिट। हैव प्लस थर्ड की फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो आपका बेसिकली क्या होता है, परफेक्ट। तो ये तो इंडेफिनिट है, तो वी स्टिल हैव टाइम। कौन सा वाला, आगे, मोहन इज स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट हिज हायर स्टडीज, अभी भी कंफ्यूज्ड है, इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल है, इसका मतलब है नो एरर। अगला देखो भाई, द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। लेस तो नेगेटिव क्वालिटी है, अनएक्सपेक्टेड है, जितना सोचा था उससे कम है। अनएक्सपेक्टेड है तो फेयरली का नहीं, किसका यूज करेंगे, रेदर, तो ज्यादा ही कम है। मिस्टर नारायणन इज अ रेदर लेजी मैन, मिस्टर नारायणन कुछ ज्यादा ही लेजी मैन है, नो एरर, सही है। लेजी होना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, खराब है, खराब है तो रेदर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे डिपेंडेंट्स ये वाला आना चाहिए। ठीक है, और वैसे लेस की जगह पे ना लो होगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लो का मतलब है कम, लेस बेसिकली क्या है ना, क्वांटिटी वगैरह को दिखाता है। क्वांटिटी से ज्यादा ना यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं है, लो है, कम है, जितना सोचा था उतना नहीं है। देखो आगे, ही प्लेड द मैच यस्टरडे ब्यूटीफुली इन द लोकल स्टेडियम। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट है वर्ब है, द मैच ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे एडवर्ब टाइम है, ये एडवर्ब मैनर है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेंटेंस में तीनों एडवर्ब आते हैं तो मैनर प्लेस टाइम लगता है, एमपीटी। तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आता है। तो इन द लोकल स्टेडियम क्या है, आपका प्लेस है, ये आपका मैनर है। तो टाइम जो है यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे यस्टरडे। मैनर, प्लेस, टाइम। आगे देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यही होती है, मैनर, प्लेस, टाइम। हालांकि कई बार टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है जब टाइम को हम बेसिकली इम्फेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे ही सैंग ब्यूटीफुली इन द हॉल, ही सैंग ब्यूटीफुली इन द हॉल यस्टरडे, यस्टरडे पीछे रह सकता है, लेकिन टाइम को बिगिनिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे भाई एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, मान लीजिए टाइम का या प्लेस के एक से ज्यादा एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तो हमें छोटा पॉइंट पहले रखना होता है, बड़ा बाद में, स्पेसिफिक चीजें पहले और जनरल चीजें बाद में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। जैसे मान लीजिए आप एक पार्क में बैठे हो, आप पार्क में एक पेड़ के पास रखी बेंच पर बैठे हो, सबसे प्रिसाइज लोकेशन क्या है, आप पेड़ पर हो, पार्क में हो या बेंच पर हो, प्रिसाइज लोकेशन है बेंच पर। बेंच कहाँ पर है, पेड़ के पास, तो पहले बेंच पे बताएंगे, फिर पेड़ के पास की बात करेंगे, और पेड़ कहाँ पे है, गार्डन के अंदर। तो इसका मतलब इस तरीके से चलेंगे, जैसे सी वर्क्स इन रूम 101 इन आवर ऑफिस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले रूम, रूम कहाँ पे है, ऑफिस बिल्डिंग में, और ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे, दिल्ली में।
सी अराइव्ड, कब अराइव करती है? एट 5 PM yesterday, तो yesterday बड़ी चीज़ है, 5 PM कम है। द मीटिंग इज एट 10 PM, मतलब 10 AM ऑन मंडे नेक्स्ट वीक। टाइम प्रिसाइज, डे, और कब का डे है? नेक्स्ट वीक का। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, रेयरली द टीम हैड सीन सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर स्टार प्लेयर ड्यूरिंग द चैंपियनशिप। अब देखो, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट होता है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाता है, कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ऐसे केस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, और फिर आती है आपकी मेन वर्ब। तो रेयरली क्या है? अपने आप में नेगेटिव होता है। नेगेटिव है तो भाई साहब इस हेड को हमें कहाँ लगाना है? रेयरली के साथ। रेयरली हैड द टीम सीन, तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर स्टार प्लेयर ड्यूरिंग द चैंपियनशिप। ध्यान रखेंगे भाई, देख लो एक बार। तो नेगेटिव एडवर्ब, फिर ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, कई बार नॉट अनटिल आ जाता है सेंटेंस में। ठीक है, नॉट सिंस आ जाता है, नॉट वंस आ जाता है, नो सूनर आ जाता है, नो वेयर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा नथिंग आ जाता है। नथिंग वैसे जनरली कम आता है, नथिंग को हटा देते हैं अपन। ठीक है, एट नो टाइम, एट नो कॉस्ट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे। ठीक है, ये सब आ जाते हैं, तो ध्यान देंगे। ये जो नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, अच्छा ध्यान देंगे, नो सूनर हो या हार्डली वाले पेयर हो, ये वाली जो क्लॉज होती है जनरली इसमें मतलब पास्ट का परफेक्ट आता है, और ये वाली जो मतलब क्लॉज है पास्ट का परफेक्ट। जो मेन क्लॉज पीछे है, यहाँ वाली, मतलब मेन क्लॉज नहीं, जो कंजंक्शन के बाद की क्लॉज है, इसमें जनरली पास्ट का इंडेफिनिट आता है दोनों ही केस में। हालांकि ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर परफेक्ट ना हो तो पास्ट का इंडेफिनिट भी चल सकता है इन दोनों क्लॉजेस में। तो या तो दोनों में पास्ट का इंडेफिनिट रखना है, या फिर पहले पास्ट का परफेक्ट, दूसरी में पास्ट का इंडेफिनिट। अगर दोनों दे रखे हो, परफेक्ट भी दे रखा हो, इंडेफिनिट भी, तो परफेक्ट को प्रेफर करना, ना कि इंडेफिनिट को। आ जाओ। रेयरली इफ एवर, अच्छा ध्यान देंगे पेयर पे भी। नो सूनर का पेयर देन होता है THN, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली का पेयर वैन होता है। रेयरली इफ एवर हैव देयर बीन अ टाइम। अब देखो, रेयरली इफ एवर से सेंटेंस शुरू हुआ, हैव आपकी वर्ब है, देयर आ गया, बीन आ गया, टाइम सब्जेक्ट क्या है? अ टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट तो पीछे चला जाता है, तो हैव का नहीं, किसका यूज करेंगे? हैज का। देखो, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम। अब नो सूनर के साथ पेयर किसका बनेगा? THAN, देन का। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड सी एंटर्ड द रूम। हार्डली का पेयर क्या होता है? आप कहोगे सर वैन होता है, WHEN। सिंपल, सारे 2025 के क्वेश्चंस हैं। स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर। स्कार्सली का पेयर क्या बनेगा? देखो, जैसे ही स्कार्सली दिख जाए, हार्डली दिख जाए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि क्या इन्वर्जन है जी। हेड के साथ थर्ड फॉर्म है जी। स्कार्सली का पेयर सही है? नहीं है जी, बस यही गलत हो जाएगा। स्कार्सली दिखा, देखते ही इन्वर्जन है? बिल्कुल है जी। हेड के बाद थर्ड फॉर्म सही है? बिल्कुल है जी। क्या पेयर सही है? आप कहोगे नहीं है जी, वहन आ जाएगा। और जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना स्कार्सली से, हार्डली से, नो सूनर से, 1000% इन्हीं 3 पॉइंट में से एरर मिलेगा आपको, कोई और एरर नहीं मिलेगा। टेंस का आ सकता है, 2025 में एक दो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो टेंस भी देख लेंगे, मैंने बता टेंस भी आपको दिया है। देखो आगे, ओनली देन। भाई जब भी आपको कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ यू फाइंड ओनली प्लस एनी एडवर्बियल, स्पेशली एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ओनली के साथ में अगर कोई भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, सो फर्स्ट वी नीड टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, देन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। तो ओनली आ गया, फिर उसके साथ देन जो कि एक एडवर्ब है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आगे क्या आएगा? इन्वर्जन आएगा। ओनली देन डिड आई रियलाइज, तो डिड आई रियलाइज हमें लिखना पड़ेगा। तो ओनली देन डिड आई रियलाइज हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज एंड हाउ अर्जेंट, और कितनी अर्जेंट थी। देखो आगे, तो ओनली के साथ अगर एडवर्ब आ जाए तो भी आएगा, ओनली के साथ एडवर्ब ना आए, प्रेपोजिशन प्लस नाउन आए तो भी आएगा, ओनली के साथ कंजंक्शन प्लस क्लॉज आए, तो मेन क्लॉज जो है ना, इस मेन क्लॉज में इन्वर्जन लगना है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो अगर कभी ऐसा हो ना कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ओनली हो और पूरी की पूरी क्लॉज आ जाए, तो इस क्लॉज में इन्वर्जन नहीं लगेगा, नो इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं अपन। देखो आगे क्वेश्चंस, ओनली आफ्टर अ डिकेड, तो ओनली है, फिर प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप आसानी से क्या कहोगे? इन्वर्जन आएगा। अब क्योंकि ग्रास्प आपका V1 है, तो हेड से तो इन्वर्जन बनेगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ तो इन्वर्जन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी इन्वर्जन, ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर है CGL Tier 1 2025।
ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओनली से शुरू हुआ, आफ्टर प्रपोजिशन है, द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वंस अगेन क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो पब्लिक ट्रस्ट बिगिन यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है क्या आप वॉज लिख पाओगे, नहीं। क्या आप हैज लिख पाओगे, नहीं। क्या आप हैड लिख पाओगे, नहीं। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे, सो ग्रेट द स्टॉर्म वॉज दैट ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसल्ड फॉर द एंटायर डे। भाई अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सो ग्रेट या बेसिकली सच के साथ आ जाए तो फिर पहले आपकी वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। सो ग्रेट वॉज द स्टॉर्म, आप कहोगे सर ए पार्ट में एरर है, सो ग्रेट वॉज द स्टॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर से इनको ध्यान रख लेंगे। सो के साथ एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, फिर आपका बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा, प्लस में फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर आपका दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। सो के साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मेन वर्ब यानी कि यहाँ पे है ना, मेन वर्ब है ये, फिर दैट आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब। सच के साथ में इज एम आर यानी वर्ब आ जाएगी, फिर आपका नाउन आएगा। टू सच अ डिग्री या टू सच एन एक्सटेंट, इसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, यानी कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सच आ जाए या सो आ जाए तो ऐसे केस में अगर लिंकिंग वर्ब है यानी कि एडजेक्टिव वाला पार्ट है तो पूरी की पूरी वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। अगर कोई एक्शन वर्ब है इसका मतलब है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब। देखो एक बार, सच वॉज इज परफॉर्मेंस, आपको होगी एकदम सही लग रहा है, परफॉर्मेंस आपका सब्जेक्ट है, सच आपका बेसिकली शुरुआत में आ गया, वॉज आपकी वर्ब है। सो वॉज इज परफॉर्मेंस नहीं लिखेंगे, मच वॉज नहीं लिखेंगे, सच एज नहीं लिखेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सच वॉज इज परफॉर्मेंस, अच्छा ये गलती से सेम डला रह गया, कोई बात नहीं है, अगला देख लेते हैं। तो भाई ये था पूरा का पूरा आपका इन्वर्जन का पार्ट। इसमें एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करके बता देता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा हो सेंटेंस में कि अगर आपको कभी भी दिखे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है और कोई ऐसी वर्ब है विच इज रिलेटेड टू मूवमेंट और प्लेस, मूवमेंट से, प्लेस से या नॉन मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में पहले वर्ब आएगा, फिर आपका बेसिकली क्या आएगा, सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट होगा ना मेरे भाई, ये सामान्यतः नाउन होगा, ना कि प्रोनाउन। और यहाँ पे मैं फुल वर्ब की बात कर रहा हूँ, ना कि पार्शियल वर्ब की, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि मैंने लिखा above the tree, above the tree is flying two birds। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर सेंटेंस ठीक है, इसमें एरर ऐसे ही आते हैं। देखो, above the tree एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट कहाँ है, ये है। अगर टू वर्ड सब्जेक्ट है तो इज का नहीं, किसका यूज होगा, आर का। तो एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्वर्जन को सही करने के क्वेश्चन अब तक नहीं पूछे गए तो इस पे नहीं आएंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमने इसको कनेक्ट करके आपको बताया, तो इस तरीके से आता है। बाकी मेरे भाई अगर आप चाहते हैं इंटेंस प्रैक्टिस करना तो हमारे एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर ये प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है। खतरनाक कंटेंट है, जबरदस्त प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पे हमने अभी रिसेंट में क्लोज टेस्ट स्टार्ट करा है, पैसेज आपको काफ़ी सारे पढ़ाए हैं, एरर डिटेक्शन आपको काफ़ी सारे कराएं और अभी क्लोज टेस्ट स्टार्ट कराएं। मेरे भाई जरूर चेकआउट करिएगा। सिर्फ 499 रुपये की फी में इतना क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो प्रैक्टिस बैच आप आज के आज ही चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपका जो हमारा टॉपर्स पास है वीओडी वाला, वो आप ले सकते हैं 1099 में, क्योंकि वीओडी बैच की जो फीस है वो है 699, प्रैक्टिस बैच की 499। अगर इसको ही आप मिला के देखते हो ना तो 700 और 500 यही आपका बेसिकली लगभग 1200 रुपये हो जाते हैं। तो अगर 1200 रुपये वो हैं तो यहाँ पे तो 1100 रुपये में आपको पूरा का पूरा पास मिल जा रहा है। इसमें अलग से और क्या मिलेगा, 1 साल का पूरा रीडिंग लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन, जिसकी भी कॉस्ट 500 रुपये साल की, यानी कि 1200 और 700 1500 रुपये की जो कॉस्ट की चीज़ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल जा रही है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है उसमें, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये में मिल जाती है। तो आप ये ले सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। बाकी हमारी सारी बुक्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, आप जहाँ से चाहें मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंटेंट है, ज़बरदस्त चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। साथ ही साथ में मेरे भाई टेलीग्राम चैनल अभी तो सस्पेंड चल रही है, टेलीग्राम वाली सारी चीज़ें, लेकिन जब भी होगा उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है। लेकिन तब तक के लिए, क्योंकि आपको अपडेट्स भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पे भी मिलना ही मिलना है। जब टेलीग्राम नहीं होगा तो उसके ऑल्टरनेटिव्स होंगे। और कंटेंट की बात आएगी तो टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारे पीडीएफ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर भी पीडीएफ नहीं शेयर करे जाते हैं, तो अगर वहाँ शेयर नहीं कर पाएंगे इस क्लास का कंटेंट, वो चाहिए आपको कि भैया सर हमने ये पढ़ लिया, अब हमें इसका डिजिटल नोट्स चाहिए, कहाँ मिलेंगे, टॉपर्स विजडम ऐप पर। तो टॉपर्स विजडम ऐप आज के आज और अभी के अभी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उससे बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।